So we are now live and we are coming with a session। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि हम लोग कैसे इसको मैथ्स की पेडोलॉजी को करें। एंड मैथ्स की पेडोलॉजी के साथ साथ हम क्या हमारा बेसिकली सिलेबस क्या है, क्योंकि पेपर वन पेपर टू में पेडोलॉजी के क्वेश्चंस 15-15 मार्क्स के आते हैं। एंड हम लोग को सिलेबस जब नहीं पता होता तो बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे फोकस करना है। तो मैथ्स पेडोलॉजी का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, राइट। बहुत कम है, बस हम उसको कम सिलेबस को एक बार देख के जाएंगे तो हमारा पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये सेशन आपके लिए पूरा मैथ्स पेडोलॉजी के लिए है। कहाँ से स्टेटमेंट आते हैं, लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि कहाँ से स्टेटमेंट आते हैं, किसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है, ये हमें पता ही नहीं पड़ता है। तो एक लिमिटेड सोर्स है कि किस किस की हमारे पास लिमिटेड विशेषज्ञ है मैथमेटिक के, मैथ्स के बारे में बोला है जिन लोगों ने। तो हमें बस उनके स्टेटमेंट पढ़ना है, ना कि पूरा हमें पता होना चाहिए कि इसने क्या बोला है मैथ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सीटेट की मैथ्स की पेडोलॉजी का एक कंटेंट है, सिलेबस है, सबसे पहले हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस सिलेबस को देखिए एंड देन फिर हम उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीटेट मैथ्स पेडोलॉजी के बारे में, गणित की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ से आना क्वेश्चन आता ही आता है, गणित की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड वो भी प्रकृति के बारे में कैसे कि गणित की कुछ प्रकृति है कि कहाँ से वो आएगा। तार्किक है ये गणित हमारी, है ना। गणित हमारी तार्किक प्रकृति की है और गणित के जो नियम है वो हर जगह लागू होते हैं। गणित एक विज्ञान का आधार है। तो ये सारे जो हमारे स्टेटमेंट हैं ये गणित की प्रकृति में हम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद गणित की प्रकृति की है ना तार्किक, गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है। तो इस तार्किक प्रकृति को हम क्या करेंगे, हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि तार्किक प्रकृति का बेसिकली मतलब क्या है। तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तार्किक प्रकृति। उसके बाद है ना महत्वपूर्ण कथन है, इसके लिए ना कुछ लोग हैं, 10-11 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो वो सिलेबस में हम वेल डिफाइंड है, तो हम उस सिलेबस के थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हब्स के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, रोजर के अनुसार, ये ये सारे स्टेटमेंट्स हमको पता होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार, रोजर बैकन के अनुसार, राइट। जिन पियाजे का मैथ्स, ये आप सिलेबस नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैथ्स पेडोलॉजी का आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे वन बाय वन, ठीक है। देन उसके बाद स्टेटमेंट आपकी गणित की भाषा, ठीक है। ये गणित की भाषा, इन सारे स्टेटमेंट के बाद जिन ब्याज ने क्या कहा, ये इन सारे की बात के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमें ना स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये सिलेबस है। वैन हेले के जो ज्योमेट्रिकल स्तर क्या आएंगे, क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। वैन हेले का स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आते ही वैन हेले का। तो इसको इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे वैन हेले के स्टेटमेंट को, राइट। और देन हम लोग इस निदानात्मक, उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आते ही हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। मूल्यांकन, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारे मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। गणित में शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि कितने वर्ग की, और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक में डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें क्या करना है। ये वेल डिफाइंड सिलेबस है। 15-16 पॉइंट है इसमें। इस 15-16 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं आता है। जो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ आता है पेडोलॉजी में, मैथ्स की पेडोलॉजी में पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से आ रहा है, वो लोगों को सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं उनके पास होता है। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी आता है। बट इस 15-16 पॉइंट्स हैं, आप इन सिलेबस को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड इन्हीं 15-16 को आप देखोगे, इन्हीं में से 15 मार्क्स की आपकी पेडोलॉजी आती है, यानी कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आना है। तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, जल्दी से हम इस सिलेबस को कवर कर लेते हैं, राइट। चलो, सबसे पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम गणित की भाषा, क्योंकि एक गणित की भाषा है, ऐसा नहीं है कि गणित लैंग्वेज नहीं है। गणित इज ऑल्सो लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो गणित की भाषा में हमारे क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या सिंबल्स हैं जिसकी वजह से गणित संप्रेषण कर पाती है और लोगों से। तो इस चीज में हम है ना सबसे पहले देखने वाले हैं एबेकस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या है, 5-6 हमारे पास टूल्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं, राइट। तो उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, एबेकस। एबेकस क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये पूछ लेगा कि किसकी हेल्प से, किसकी मदद से बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कीवर्ड्स है, काउंटिंग, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को अगर आपको पता होगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हो, अब वो लैंग्वेज के फॉर्म में बोल सकता है, किसी बच्चे का नाम रख सकता है, पूछता है उसे उसे निम्नलिखित में से इस तरीके का ज्ञान नहीं है, तो निम्नलिखित में से आप क्या उसे उपयोग करेंगे। जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसे ज्ञान नहीं है तो क्या आप उपयोग करेंगे। इस तरीके से वो लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देगा क्वेश्चन को। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए क्या यूज होता है, एबेकस यूज होता है। अब एबेकस कैसा होता है, एबेकस इस तरीके से टूल होता है। इस टूल से है ना वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह की पोजीशन होती है, और हम इसमें वंस में अगर 1 बॉल डाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 बॉल अगर टेंस में डाल देंगे तो 30 उसका मान हो जाएगा। 100 की वाली स्क्रिप्ट में अगर हम 7 डाल देंगे तो 700 उसका मान हो जाएगा। 1000 वाली में अगर हम 4 बॉल डाल देंगे तो 4000 हो जाएगा। इस तरीके से है ना हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सिखाते हैं।
क्लियर है? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी बच्चे को ज्ञान देना है, तो आप उसमें से आप कौन सा टूल यूज करेंगे? तो आप उसमें से एबाकस यूज करेंगे। अब आती है बात जियो बोर्ड की, ठीक है? तो जियो बोर्ड के ऊपर बेसिस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो जियो बोर्ड में आपसे पूछेगा कि बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान कैसे दिया जाता है? बेसिक ज्योमेट्री मतलब बेसिक ज्योमेट्री की आकृतियां जो है, ज्यामिति की आकृतियां जो है, उसका ज्ञान किसकी मदद से दिया जाएगा? तो निम्नलिखित में से अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? जियो बोर्ड। तो इसके कीवर्ड्स क्या है? बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 2D शेप, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर, एटसेट्रा का ज्ञान दिया जाता है। 3D शेप का ज्ञान नहीं दिया जाता। इसमें 3D शेप का ज्ञान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बेसिकली एक बॉडी होता है, ये एक बॉडी होता है, जैसे इस तरीके का बोर्ड है, इसमें पिन लगी होती है बहुत सारी जगह, तो हम क्या करते हैं, इसमें रबड़ और थ्रेड से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बना देते हैं, शेप बना देते हैं ज्योमेट्री, और बच्चों को 2D शेप दिखाते हैं। 3D इसलिए दिखाई नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइट होती नहीं है, क्योंकि खुद एक 2D प्लेन होता है। तो 2D ही शेप का ज्ञान होता है, 3D का ज्ञान नहीं होता है। इस तरीके से हम इसमें रबड़ लगा के, थ्रेड लगा के अलग अलग आकृतियों का ज्ञान दे देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है जियो बोर्ड से। अब देन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर आपका थर्ड टूल है। इसमें ग्राफ पेपर में ध्यान रखना है हम डेसिमल, क्योंकि आप लोग तो ग्राफ पेपर पे बहुत सारी चीजें ड्रॉन कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, बार ग्राफ, वो वाला ग्राफ पेपर का इसमें पूछा नहीं है। 5th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछा, तो 5th क्लास में ग्राफ पेपर पे क्या यूज किया जाता है? डेसिमल नंबर सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो 1.5 है, तो 1 पूरा कॉलम फिल किया जाता है उस ग्राफ में, पूरा कॉलम, एंड 5 क्या होता है? 1.5 है तो नेक्स्ट कॉलम हाफ फिल किया जाता है, मतलब उसके 5 ही कॉलम फिल किए जाएंगे, मतलब 1 पूरा कॉलम और नेक्स्ट हाफ कॉलम फिल किया जाता है, तो इसका क्या होगा? 1.5। तो ध्यान रखना, ग्राफ पेपर आप लोग अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब क्या है, ये हायर स्टैंडर्ड में है। बट बेसिक लेवल पे 5th क्लास तक लेवल पे क्या सिखाया जाता है ग्राफ पेपर पे? तो बेसिक लेवल पे ग्राफ पेपर पे आपको डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है? देन आपके पास है डॉट पेपर, 4th नंबर में। डॉट पेपर के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर में भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही ज्ञान दिया जाता है, और इसमें है ना इंग्लिश का भी, इंग्लिश अल्फाबेटिकल, बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेटिकल भी एक ज्योमेट्रिकल आकृतियां ही हैं। तो उसमें क्या दिया जाता है? इसमें डॉट पेपर में इंग्लिश आकृति या मैथमेटिक्स की आकृतियों की, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक आकृतियों के बारे में ज्ञान दिया जाता है डॉट पेपर में भी, राइट? एंड देन 10 ग्राम, 10 ग्राम में क्या जाता है? तो 10 ग्राम में है ना ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है, लेकिन पिक्चर की हेल्प से। और इस 10 ग्राम में है ना, आपको पता होना चाहिए, इस 10 ग्राम में आपके पास क्या होता है? इस 10 ग्राम में आपके पास, देखो ये होता है 10 ग्राम, ठीक है? ये होता है 10 ग्राम। इस 10 ग्राम में आप देख रहे होंगे तो दो दो क्या है? दो बड़े ट्राइंगल है। दो क्या है? एक बिग या लार्ज ट्राइंगल, टू बिग ट्राइंगल, ठीक है? वन क्या है इसमें? वन एक मीडियम ट्राइंगल है। मीडियम ट्राइंगल है, ठीक है? एंड टू क्या है? टू स्मॉल ट्राइंगल। ये 10 ग्राम की बात हो रही है, टू स्मॉल ट्राइंगल। एंड टू क्या है? टू इसमें पैराग्राफ्स, एक फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? इस 10 ग्राम में हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन इन कितनी टोटल शेप्स कितनी हो गई? 2 2 4 6 7, 7 टोटल शेप्स हो गई। एंड इन 7 शेप्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट फोर साइडेड फिगर, थ्री साइडेड फिगर, उनके एरिया के बारे में हम सारी कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे को समझा देते हैं। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो 10 ग्राम में इस तरीके से आपके टोटल 7 शेप्स होती है, टू बिग ट्राइंगल, टू फोर साइडेड फिगर, एंड टू स्मॉल एंड वन मीडियम, ये ट्राइंगल्स की शेप होती हैं। तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए 10 ग्राम के बारे में। आप बहुत सारे एरिया को डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी फिगर का। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 ग्राम, ठीक है? तो ये 10 ग्राम में अगर आपसे बेसिक ज्योमेट्री के दर्शाने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? 10 ग्राम को यूज कर सकते हैं। ये तो रहे आपके टूल्स। अब आते हैं पेडोलॉजी के क्वेश्चंस, जो मेन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है ना, हमें गणित की भाषा पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो गणित की भाषा में है ना क्या है? अंक, क्योंकि अंक से ही शुरुआत होती है गणित की, तो अंक से ही हम शुरुआत करेंगे कि गणित की शब्दावली क्या है। तो देखो अंक क्या है ना, अंक सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंबल और नंबर है। ये जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है, केवीएस के इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द नंबर। हालांकि ये यूपी पीसीएस आईएएस इन सब के भी मॉक पेपर पर पूछा गया कि व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर क्या है? बेसिकली नंबर इज द सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल, और अ नंबर दैट रिप्रेजेंट how much that thing or that we assume how much that is, right?
तो यह एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सात, सात क्या है, एक सिंबल है। सात क्या है, ये एक सिंबल है जो कि दर्शा रहा है कि कोई वस्तु कितनी है, तो ये अंक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जल्दी से नोट करते चलो, क्योंकि इसमें है ना ऑप्शन यही रखेगा लेकिन बाकी ऑप्शन को घुमा देगा, चेंज कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए सही ऑप्शन क्या है। ये बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे तो इस सारे के सारे ऐसी लैंग्वेज मिलेगी आपको। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए, सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए ताकि अच्छा अच्छे से समझ पाए। गणित की भाषा को के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आप लोग इसको समझिए कि उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधपूर्ण होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से भी संबंधित होनी चाहिए, राइट। चलो ये तो रही हमारी बात। अब ये है ना आपको पता होना चाहिए एग्रीगेशन क्या होता है और ऑगमेंटेशन क्या होता है। दोनों का मतलब लगभग सेम लगता है, क्योंकि एग्रीगेशन में भी हम किसी चीज को ऐड अप कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, और ऑगमेंटेशन में भी किसी चीज को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सीटेट के केबीएस के हिसाब से भी इंटरव्यू में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्रीगेशन कब हम बोलेंगे कि एग्रीगेशन होता है, जब दो चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि 2 पेन प्लस 2 पेन कितने हो गए, 4 पेन, तो ये क्या बोला जाएगा, ये एग्रीगेशन बोला जाएगा, राइट। जबकि ऑगमेंटेशन क्या होता है, जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि दूध में पानी मिलाया जाए, ये किसका एग्जांपल है, ये अब ऑगमेंटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि दूध में पानी मिलाकर बढ़ाया जा रहा है। अब दूध में पानी मिलाकर बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ रही है, कोई चीज सेम चीज बढ़ रही है, ठीक है। जबकि एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन में कोई चीज जोड़ी ही जाएगी, ठीक है, जोड़ी। देखो ध्यान रखो, इसमें जोड़ते हैं, ये कीवर्ड है। जबकि इसमें क्या है, ऑगमेंटेशन में बढ़ाया जाता है उस चीज को, ये कीवर्ड है, ठीक है। देन उसके बाद है ना हम ये आपके एग्रीगेशन ऑगमेंटेशन में बिल्कुल कीवर्ड्स यार डिस्कस करवा रहा हूँ। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली आप पढ़ेंगे कुछ नहीं आता बहुत ज्यादा में, हमें पास कीवर्ड होने चाहिए, उसमें से हमारा फुल स्कोर होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स की पेडोलॉजी में भी आता है, इसके साथ साथ आपको किसी भी पेडोलॉजी में आप पूछ सकता है, ठीक है। मुक्त अंक प्रश्न और बंद अंक प्रश्न, ठीक है। देखो ये वाला है ना बहुत इंटरव्यू में बहुत यूज किया जाता है और आपकी पेडोलॉजी इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम बात करें कि मुक्त अंक प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, तो मुक्त अंक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का एक से ज्यादा उत्तर होते हैं। जैसे वे कौन से दो नंबर हैं जिनके जोड़ने पर 8 आएगा, तो वे कौन से नंबर जिनके जोड़ने पर 8 आएगा, तो इसके बहुत सारे आंसर है। जैसे 2 + 6 भी 8 होता है, 7 + 1 भी 8 होता है, 4 + 4 भी 8 होता है, राइट। तो ये सारे क्या है, इनके बहुत सारे आंसर है। तो आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा सीटेट में, ये प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि सपोज करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो पूछेगा कि ये इसके आंसर क्या है, ये किस टाइप का कुछ सवाल है, तो उसका क्या है एक पर्टिकुलर आंसर है, तो मुक्त अंक वाला तो हो नहीं सकता, बंद अंक प्रश्न होगा। लेकिन इस पे मान लो ऐसा किया जाए देश में मणिपुर की घटनाओं पे आप अपनी टिप्पणी करें, तो इस पे मुक्त अंक प्रश्न है, इस पे कोई एंडिंग आप फ्री हो, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, राइट। अब आते हैं बंद अंक प्रश्न पे। तो बंद अंक प्रश्न क्या होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है। जैसे 5 + 5 में 3 जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, तो 5 में 3 जोड़ने पर आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो जिन क्वेश्चनों का जोड़ने पर क्या आएगा आपका आंसर एक ही मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंद अंक प्रश्न, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बिकॉज़ इनका आंसर एक ही होगा। देन मूल्यांकन, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं मूल्यांकन से पहले, ये हम ये बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखो ये 4 वर्ड्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ऑन द टिप्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। पेट्रोलॉजी में मैं सिर्फ उतना ही करा रहा हूँ जो उतना आना ही है, ठीक है, जितना आना ही है। तो रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन क्या होते हैं, इनके नेम भी वैसे सजेस्ट कर देते हैं। रचनात्मक यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उससे पहले होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो टीचिंग हमें कोई भी चीज पढ़ानी है, तो उससे पहले की जो भी चीज हम उसे ज्ञान देंगे, जैसे कि सपोज करो कोई कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, कोई एक्टिविटी से हम उसको पहले से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, रचनात्मक बोला जाता है, ठीक है। योगात्मक क्या, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। मतलब अब ये मूल्यांकन के अभी साथ हमने जोड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब समझेंगे पहले शब्दों का, फिर मूल्यांकन के साथ समझेंगे। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने की बात कर रहा है। जैसे सपोज करो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, देन उसके बाद आप कोई भी मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसे योगात्मक बोलेंगे। क्यों योगात्मक, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। रचनात्मक चैप्टर शुरू होने से पहले का आपका क्रियाकलाप, ठीक है। निदानात्मक क्या होता है, ये सिर्फ कारणों समस्याओं पहचान की जाती है,
ठीक है, निदात्मक में सिर्फ कीवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, कारण क्या कारण है। अगर सपोज करो कि किसी बच्चे की गलतियां हो रही हैं, 2+2 वो हमेशा 5 लिख रहा है, तो उसमें क्या है, उसके हम सिर्फ कारण पहचानेंगे। निदात्मक अब क्या करता है, कारण पहचानता है, जबकि उपचारात्मक में क्या करेंगे, हम उस कारणों का समाधान करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, ये हम सिद्धांत है कुछ, इसको हम डिट्टो एज इट इज पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत एज इट इज आपके में लिखे हुए आएंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सभी लोग याद कर लें, लिख लें, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट सेम होंगे, फिर बाकी का एक पॉइंट नहीं कर देता है। ज्ञान को स्कूल के भारी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, तो भारी भारी ज्ञान से तो हमेशा जोड़ना है, राइट। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ये रटन प्रणाली से मुक्त किया जाएगा पढ़ाई, ठीक है। देन पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक के केंद्रित ना हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बालक केंद्रित होना चाहिए, हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न कार्यों की गतिविधियों से जोड़ा जाए। विद्यालयों को दी जाने वाली जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं उसको आपके कार्य से जोड़ा जाएगा, ठीक है। राष्ट्र मूल्यों के प्रति अस्वास्थ्य विद्यार्थी तैयार किए जाए, आस्थावान, ठीक है। तो राष्ट्र मूल्य जितने भी है ना, इसमें राष्ट्र मूल्य हमारे लिए जितनी हमारी ड्यूटीज है राष्ट्र के लिए, उस हिसाब से आपकी क्या किया जाए, विद्यार्थी को तैयार किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा के उद्देश्य, ये कुछ उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, इन्हें भी आप लिख लीजिए, थोड़े थोड़े आपको रिमाइंडर रहेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या उद्देश्य है। बच्चे गणित क्या है इसमें, बच्चे क्या होता है अक्सर गणित से डरते हैं, तो हमें क्या करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, कि बच्चे गणित से डरे ना। तो बच्चे गणित से डरने की बजाय उसका आनंद उठाएं, गणित की बेहतर शिक्षा का हक, ठीक है। बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चे को आनंद उठाना चाहिए, ना कि गणित की शिक्षा से डरना चाहिए। बच्चे की महत्वपूर्ण गणित सीखना, गणित में सूत्र युवा यांत्रिकी प्रक्रियाओं से आगे भी महत्वपूर्ण कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको बाकी की भारी जीवन से भी जोड़ना है ना गणित की शिक्षा को, तो उस हिसाब से आपको भारी शिक्षा के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ हम उसको ज्ञान दे, सिर्फ रटन विद्या का प्रमाण दें। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें, ठीक है। बच्चे सार्थक समस्या का उठाएं, सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें, जितनी भी वैलिड है ना उनको हल करें। बच्चे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। चल, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे। गणित की शिक्षा को बच्चे से तर्क तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंता तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। तो ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अब वैन हिले, वैन हिले को हमें ना बहुत ढंग से पढ़ना है, वैन हिले को हमें बहुत ढंग से पढ़ना है, राइट। क्यों, क्योंकि ये ना वैन हिले से ये जरूर क्वेश्चन पूछने रहा है, सीटेट के लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चन पेपर में तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको वैन हिले का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वो वैन हिले ने ना ज्योमेट्री सिखाने, जो ज्योमेट्री शेप्स हैं आपकी, ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, उनको सिखाने के लिए ना कुछ लेवल्स बताए, तो उन लेवल को हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन में एक कंडीशन बनाएगा, पूछेगा कि ये कौन सी लेवल से है, तो बेसिकली आपको सारी लेवल्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री सीखते हैं, इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई। तो 5 स्टेज में पहली स्टेज क्या है, एक मिनट, फर्स्ट स्टेज क्या है, लेवल 0, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं साइड में आता हूं। लेवल 0 चतुष्टीकरण, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज को आप विजुअलाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आप अपने मन में सोच रहे हैं कि ये इस आकृति इस बात की चीज की बन रही है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बच्चे चीजों का सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। क्या करेगा इसमें बच्चा, चीजों को सिर्फ जानते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और सिर्फ चीजों को जानते हैं। अभी उसके बारे में बहुत चीजें नहीं जानते, एरिया फॉर्मूला ये नहीं जानते, सिर्फ शेप के बेसिस पर जानते हैं, तो उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखाई के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफिकेशन कर लेता है। जैसे 4 साइडेड फिगर हो गया तो हम बता देंगे, 3 साइडेड के अलग अलग ट्रायंगल बना दिए तो वो बता देगा कि ये ट्रायंगल है। तो बेसिकली आकृति शेप देख के बता देगा उसे, ठीक है। देन लेवल 1 विश्लेषण, एनालाइज। इसमें क्या कर सकता है बच्चा, इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बच्चा क्या करना है, पहले तो अलग अलग बताने लग गया कि ये 3 साइडेड की फिगर होती है, ये 4 साइडेड की फिगर होती है, 5 साइडेड की फिगर होती है। अब क्या होने लग गया, अब उसे नाम बताने लग गया कि ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हमारा पेंटागन हो गया। तो अब उसमें बच्चा नाम बताने लग जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, लेवल 1 विश्लेषण। लेवल 2 कौन सी होती है, अनौपचारिक तकनीक होती है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है, जैसे उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। जैसे जैसे कि सपोज करो इसमें लेवल 2 में एनालाइज करने लग गया है बच्चा। जैसे कि अगर रेक्टेंगल है तो बच्चा बताने लग जाएगा कि अच्छा ये रेक्टेंगल है, तो ये दो ट्रायंगलों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें
इनफॉर्मल रिलेशन, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बना लेता है, यानी कि अब वो कह सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हाफ होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके का क्या होगा, वो रिलेशन बनाने लग जाएगा दो अलग अलग आकृतियों के बीच में, ठीक है, दो आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाने लग जाएगा। किसमें, लेवल 2 में, औपचारिक में, इनफॉर्मल इसमें रिडक्शन में, ठीक है। अब आपका लेवल 3 है औपचारिक, इसमें बच्चा कटिंग शेप के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चा फॉर्मूला ढूंढने लग जाएगा, जैसे कि वो फॉर्मूला बनाने लग जाएगा, पहले रिलेशन बनाएगा फिर फॉर्मूला बनाने लग जाएगा कि अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। तो मान लो अगर हमारा ये स्क्वायर, मान लो अगर हम एल 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 ले लेते हैं तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इनटू साइड, दैट इज 4 इनटू एल। तो ये क्या करेगा, अब इस लेवल 3 में आके फॉर्मूले बनाने लग जाएगा, क्लियर है बात। लेवल में 3 में आके फॉर्मूले बनाने लग जाएगा। लेवल 4 में क्या है, इसमें बच्चा अपने ज्योमेट्रिक चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। अब बच्चा है ना लेवल 4 में जाके तो बच्चा खुद बनाने लग गया चीजें। अच्छा अगर मान लो 10 साइडेड फिगर हो, जैसे रामानुजम क्या करते थे कि अगर मान लो ये उनको चने तक बता दिए, शॉर्ट्स में उन्होंने देखे होंगे आप लोगों ने, तो उन्होंने गिन के बता देते, कैलकुलेशन करके बता देते थे कि भाई ये अब ऐसे होने वाला है, और वैसे ही होता था, क्योंकि मैथ्स क्या है, बहुत सटीक एक सब्जेक्ट है। अब शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हो गया वेन, इसका ध्यान रखना, वेन लेके चारों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। अब निदानात्मक शिक्षण की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, निदानात्मक शिक्षण है, निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक अभी हम बात करके हैं, निदानात्मक क्या करते हैं, कारण और समस्या पता करते हैं। तो निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाते हैं कि बच्चे को क्या कठिनाई हो रही है। अब जब पता कर लिया तो क्या करेंगे, उसको ठीक कर देंगे। तो जब ठीक करेंगे तो उसे उपचारात्मक शिक्षण बोलेंगे। जिस शिक्षण से हम उस कमियों को बच्चे की ठीक कर देते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण। तो बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर उन्हें दोबारा शिक्षण से ना करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। निदानात्मक सिर्फ कमियां निकालना, पता करना, उपचारात्मक उन कमियों को दूर करना, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये एक नया वर्ड आ गया जो कि रिसेंटली क्वेश्चन सीटेट को पूछे गए ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, ठीक है, तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, अच्छा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। ये शक्तिशाली रणनीतियां हैं जो विचार उत्पन्न करती है एवं समस्या के समाधान खोजने में मदद करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बेसिकली क्या है, विचार उत्पन्न करेगी कि समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, तो उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाएगा। वह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है, ठीक है। कोई भी विषय दे दिया तो उसके ऊपर विचार आप डेवलप करेंगे। जैसे सपोज करो अभी हमने आपको एक विचार दे दिया कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आपका क्या कार्य होते, तो एक बहुत बेहतरीन विचार उत्पन्न करने की क्या है, एक कला है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है, इमेजिनेशन को सोचने में क्या करेगी, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने में मदद करेगी। जब छात्रों को अवधारणा से संबंधित सभी चीजों के बारे में सोचने को कहा जाता है, ठीक है, अवधारणा के बारे में सोचने को कहा जाएगा, अब उनकी सोच कौशल का विकास किया जा रहा है। कक्षा में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है, ये शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है, समस्या के समाधान खोजने में मदद करती है, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की कुछ विशेषता थी। तो बेसिकली वाद आयोजित किया जाता है, जरूरी नहीं है जो विचार या समस्या बच्चे दे रहे हैं उनके सार्थक हो। अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न विचार किसके माध्यम से हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरीके के आप लोगों को बहुत सारे अवसर देती है, जिससे आपकी थिंकिंग बढ़ती है। तो बच्चों को क्या होगा, देखो इसमें क्या क्या कितना कितना फायदा है, इसमें बच्चों को क्या क्या मिल सकता है। सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है, पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है, बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है, छात्रों के मानसिक विकास में सहायता करती है, सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विचार व्यक्त करने का मौका देती है, सभी विचारों को रिकॉर्ड करें, प्रस्तुत किए गए किसी विचार का अपना मूल्यांकन व्यक्त ना करें, क्योंकि बच्चा ओपन क्वेश्चन है, बच्चा अपनी थिंकिंग बढ़ा रहा है, अभी कोई सही गलत के हम उसे मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। छात्रों के माता पिता का प्रयोग करने के लिए भी बोला जाए, ठीक है। ये चीज हो गई ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ध्यान रखना ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी भी विचार विमर्श के बारे में बच्चों के विचार उत्पन्न हो, ज्यादा से ज्यादा वो थिंकिंग करें, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप बात कर पा सकते हैं। अब मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन है ना, दो तरीके से आपको बहुत क्वेश्चनों में दिखा होगा, औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। तो औपचारिक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थी को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि मूल्यांकन के मुख्य छात्र के शैक्षिक उपलब्धियों का
प्राप्त होता है। जब भी टीचर एक आपका लिखित टेस्ट ले रहा है, मौखिक टेस्ट ले रहा है, बच्चे को पता है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली उसकी पूरी गतिविधियों को यूज कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको औपचारिक मूल्यांकन करेंगे ताकि उसका एक रिपोर्ट कार्ड सा बन सके। लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां हैं। तो कैसे कैसे कर सकता है आपको, जासूसी चेकलिस्ट बना सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक को हाँ या नहीं उत्तर देने होते हैं। जैसे क्वेश्चन रख देता है, उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखने होते हैं बच्चे को, या करेक्ट और इनकरेक्ट लिखने होते हैं। तो ये क्या है, एक जल्दी से चेकलिस्ट हो जाती है। प्रश्नावली, इसमें बच्चों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उत्तर लिखने के लिए अध्यापक कह सकता है। असाइनमेंट के कार्य, ठीक है, तो ये लिखित परीक्षाएं, ठीक है, तो ये क्या है, मौखिक परीक्षाएं। ये क्या है, ये औपचारिक की विधियां थी। तो इन औपचारिक विधियों को देख के आप टोटली बता सकते हैं कि जो आपका टेस्ट ले रहा है, बच्चे का विद्यार्थी का टेस्ट ले रहा है, वो क्या होंगी, वो औपचारिक विधियां होंगी, और उनके माध्यम से हम औपचारिक मूल्यांकन किसी बच्चे का कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन तो देखो, मैं छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। यह मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें गुणात्मक की बात हो रही है, ना कि उनकी योग्यात्मक का हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, छात्र को पता ही नहीं है कि उसका मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन वो टीचर क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। इसकी कैसे कर सकता है, इसकी कुछ विधियां हैं। अवलोकन या निरीक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा चल रहा है। यह विधि छोटे बच्चों में अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यतात्मक व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का व्यवहार हम पता कर लेंगे कि बच्चे का व्यवहार कैसा जा रहा है। तो इसको क्या होंगे, अनौपचारिक। तो ये ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। सम्मान, यह विधि इस मैं बच्चों को आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, सम्मान या वाद विवाद कराया जाता है। जब वाद विवाद कराया जाता है तो टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि इसका बिहेवियरिज्म क्या है, इसके वर्ड्स क्या है, इसका व्यवहार कैसा है अपने छात्र के प्रति। तो ये क्या होगा, इससे अनौपचारिक मूल्यांकन किया जा सकता है। अभिलेख में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेदनात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। जैसे कि सपोज करो आप लड़ गए, अब लड़ गए तो उसको क्या करेगा, टीचर ने भले ही आपसे कुछ वहां पे ना कहा हो, कठोर वाक्य ना कहे हो, कठोर दंड ना दिया हो, लेकिन वो क्या करेगा, अभिलेख एक तैयार कर लेगा, डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगा कि इसका व्यवहार ऐसा है। तो भी क्या होगा, ये अनौपचारिक मूल्यांकन है, क्योंकि छात्रों को पता ही नहीं है। तो बेसिकली औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में अंतर क्या है, औपचारिक मूल्यांकन में छात्रों को पता होता है कि उसका मूल्यांकन हो रहा है, अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों को नहीं पता होता उसका मूल्यांकन हो रहा है। अनौपचारिक मूल्यांकन में बेसिकली उसके बिहेवियर ऑब्जर्वेशन कर करके हम पता कर सकते हैं। औपचारिक मूल्यांकन में हमारे पास एक परीक्षा का प्रमुख है, मौखिक हो चाहे लिखित हो, उस माध्यम से हम बच्चे का औपचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब ये संख्यात्मक आंकड़े के व्यवस्थित, ठीक है। अब सांख्यिकी की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी होता क्या है, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक आप सभी लोग जानते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार ग्राफ हिस्टोग्राम बनाते थे ना, तो क्या करते थे, उसे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ते थे। तो उस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में क्या करते थे हम, बेसिकली है ना, आंकड़े, हमारे पास एक डाटा होता था, उसको हम क्या करते थे, एक सिंक्रोनाइज, एक व्यवस्थित रूप में लिखते थे। तो यही सांख्यिकी की परिभाषा है। संख्यात्मक आंकड़े का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े के पास प्राथमिक आंकड़े हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को आंकड़े प्राप्त करता है, जब व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करेगा, आप किसी के जहाँ पे जाकर किसी गांव में जाके उसके आंकड़े प्राप्त करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राथमिक आंकड़े में काम करेगा। और प्राथमिक आंकड़ों की क्या करने की विधियां हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों के सूचना प्राप्त करना, ठीक है। तो आप खुद जाएंगे, जैसे आप खुद इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, क्वेश्चन पूछते होंगे, डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन पूछते होंगे, तो ये क्या है, ये प्राथमिक आंकड़े आप खुद ही जाके उपयोग करते हैं। प्रश्नावली भरवाकर एक सूची बना देते हैं, उसको प्रश्न दे देते हैं और वो भर के दे देता है आपको, ठीक है। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने की विधियां क्या है, तो द्वितीय आंकड़े होते क्या है, इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये पहले प्रकाशित हो चुके हैं। जब कोई डाटा पहले ही प्रकाशित हो चुका है, लेकिन उसको दोबारा अध्ययन किया जा रहा है, दोबारा लिया जा रहा है, ताकि कि हम एक योजना बना सके, तो उसमें क्या होगा, हमारा उसमें वो डाटा हमारा द्वितीय आंकड़े का कहलाया जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा कहलाया जाएगा। अब देखो ये पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या इसमें क्या 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 है। तो देखो ये कीवर्ड्स है, सब लोग ध्यान रख लेना इनको। तो नेपोलियन के अनुसार क्या है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। ये स्टेटमेंट आ जाएगा, किसने कहा है, तो गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, ये नेपोलियन के अनुसार है। हफ्सी अनुसार क्या है, गणित एक पत्थर के समान है, तो ये ध्यान रखना, एक पत्थर के समान है। प्रकार पत्थर औजारों की तीर करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीर करता है, ठीक है। तो आप जब भी पत्थर की बात आएगी तो वो क्या होगा, हफ्स का होगा। प्लेटो के अनुसार क्या है, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मचित्त जागृत अवस्था में आ जाती है। तो जब भी मानसिक शक्ति के बारे में आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा,
उसका आंसर हो जाएगा प्लेटो का आंसर। अब पैटर्न क्या है, टाइटल गणित तर्क सम्मत विचार है, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आपको बस कीवर्ड्स है तो वही याद करना है, कीवर्ड्स ही लिख रखें। जॉन लॉक के अनुसार गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोर के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। गैस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। रोजर बैकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों के सिंहधार व कुंजी है, ठीक है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे को मन के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं को संरक्षण करता है। देखो ये सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पियाजे वाला सारी डेफिनेशन में से कुछ आए ना है, लेकिन जिन पियाजे की तो आती ही आती है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, जिन पियाजे के अनुसार सबसे पहले बच्चा संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा नंबर्स का जानकारी इकट्ठी करता है, कंजर्वेशन करता है कि 1 2 3। उसके बाद लंबाई का संरक्षण करता है, ठीक है। उसके बाद लंबाई का संरक्षण करेगा, फिर वजन का, और अंत में वॉल्यूम का। ये ध्यान रखना, पहले लेंथ, दूसरे नंबर पे वो संरक्षण करेगा वेट का। ये आप सीधे सीधे डेवलप करने वाला है कि तो पहले कौन सा बच्चा करेगा पियाजे के नाम दिए बिना, और थर्ड नंबर पे वॉल्यूम, तभी सेंस होगा। तभी आपने देखोगे ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो तभी सेंस होगा। पहले लेंथ देन वेट देन वॉल्यूम, बच्चा इस तरीके से सीखेगा। अब गणित की प्रकृति, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी है। तो गणित की प्रकृति क्या है, जैसे आपको तार्किक दिखे, क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ दिखे, गणित विज्ञान का मूल है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये ध्यान रखना, गणित तार्किक है, ठीक है। ये कभी भी आएगा तो सिर्फ एक ही वर्ड है, गणित तार्किक है। इसको आप इसकी प्रकृति में ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है। चलो अब देखो इस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 1/2 1/3 इनका है ना। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, 1/3 1/4 10 वाले क्वेश्चन ये देखे होंगे। तो ये प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लेना, और मैं खुद कराऊंगा इन क्वेश्चंस को, आप लोग उन तक उस क्वेश्चन को देख लें। तो अब देखो इसमें कुछ क्रिया है, बच्चे के दिमाग में कैसे चलता है। तो सबसे पहले मूर्त चीजें लेनी होती हैं, ठीक है। मूर्त मतलब जो चीज दिखती है, सबसे पहले उसे अरेंज करना, उसकी जानकारी होती है। फिर उस चीज के बारे में बताएंगे, पहले उसको दिखा दिया बच्चों को कि ये स्क्वायर है, ये त्रिभुज है, उसको फिर उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। फिर उसको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे मान लो 2 ट्रायंगल मिलकर रेक्टेंगल बन गए, इस तरीके से आप उनको दिखाने चालू करेंगे, और अंत में उनका चिन्ह सिंबल बताएंगे। तो इसका क्रम है ये, एज इट इज आप 4 क्रम इनके याद करो, 4 सीक्वेंस इनके याद करो, ठीक है, ठीक है। इसे क्रम याद करो, क्या क्या है। सबसे पहले वो मूर्त उस चीजों को दिखाएंगे, देन उसके बारे में आप बताएंगे, फिर उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट देंगे, एंड देन 4th नंबर पे उसके अंत में आप सिंबल बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको गणित के बारे में पढ़ा है। तो भी आप जानते हैं, इसको ऐसे कुछ सर्च पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेडोलॉजी के क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। राष्ट्रपति पार्टी चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सांख्यिकी और उन पर संक्रियाओं, मात्रा के मापन आदि का शिक्षण। कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्र की, आप लोग लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है, ठीक है। तो क्या है 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के कुछ उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणित के उद्देश्य को पूरा करता है, ऐसा कहना ठीक है, लेकिन अभी हम और ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि सीटेट में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पे जाते हैं। महत्वपूर्ण गणित सिस्टम के उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं। गणित सिस्टम के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें गलती कर देते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। गणित संकीर्ण उद्देश्यों से छोटे छोटे उद्देश्यों को भी एनसीएफ ने बताया कि उसको पूरा करता है, ठीक है। उद्देश्यों, संकीर्ण उद्देश्यों को भी पूरा करता है। देन दूसरा क्वेश्चन आप ले ले, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं कि योग्य हैं वेन हीले के अनुसार। देखो ना, वेन हीले जरूर आएगा क्वेश्चन में। वेन हीले के अनुसार ज्योमेट्री के विकास पर, तो देखो आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए तैयार है। तो अभी हमने बात की कि आकृति के आधार पर अगर वो वर्गीकृत करने को तैयार है, तो उनका कौन सा लेवल चल रहा है, उनका मानसिक स्तर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मानसिक स्तर। जल्दी से तो आंसर लगाओ। कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुज को समझना में चतुर्भुज के कोण, योग, गुण धर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं।
और उसके पश्चात गुणधर्म पर आधारित आभास अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर का कोड गुणधर्म में प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वेन हिल के स्तर पर है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। परिचित की कराए गए हैं, उसके पश्चात उनके अभ्यास दिए गए, प्रूफ नहीं दिया गया है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी किस लेवल में, बहुत बार आएंगे ये क्वेश्चन दोनों ही पेपर में। तो आप सबको बताएं स्तर 2 अनौपचारिक पेपर 1 ये आपके सामने, तो इसका आंसर स्तर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, स्तर 2 हो जाएगा। फोर्थ क्लास में लगाए जल्दी से, ये टेस्ट है आपका एक तरीके से, कितना आप लोगों ने से पढ़ा। चलिए से फोर्थ क्लास में बताओ। एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों को योग से संबंधित हल कराने के लिए योग देता है। तो ये क्या क्या कर रहा है, एक टोकरी में 5 सेब होते हैं, 7 सेब और मिला दिए गए। तो आप सबको पता है जब मिला दिए गए तो मिलाने पर क्या हो जाता था, इसमें समुच्चयन हो जाता था, समुच्चयन। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, मिला दिए गए, बढ़ा दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया, फिर आंसर लगाओ जल्दी से। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो ये किस तरह का सवाल हो गया, तुलनात्मक, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तुलना। छठे पेंसिल लगेगी इस क्वेश्चन में। योग पर समस्या को ध्यान से पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत पर बजट के बाद 30% की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो इसका सही आंसर बताया जल्दी से। देखो पहला तो समुच्चय हो रहा है, ठीक है, समुच्चय हो रहा है, और दूसरा योग की सबदन संरचना प्रदर्शित करता है कि उसमें हम जुड़ गया है। इस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन को आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 35 क्वेश्चन है, 35 आपका पूरा पेडोलॉजी ठीक करा दिया। कक्षा कस्म गणित भाषा के निरूपण को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया गया जा सकता है। तो अगर उसे आप सबको पता है रोजमर्रा की भाषा से अगर आप जोड़ेंगे तो गणित समस्या समाधान की क्षमता का भाषा, ठीक है। 8 वाला लगाओ जल्दी से, 8 वाला लगाओ। आधे की संकल्पना का पहचान, तो आधे की संकल्पना कैसे होगा, आधे का चिन्ह लिखता है। तो सीक्वेंस बताओ, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन देख लिया हमने। बेसिकली आपको पता है क्या करें, 3 4 1 2 वाला ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, क्योंकि यही ऑर्डर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिखा चुका हूँ। 9 क्वेश्चन पे आपका जल्दी से। बीज गणित हो नहीं सकता, कर्मिक हो नहीं सकता, तो ऐसी बात है, तल्लू हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करो। मूल पर बीच पूछा है, नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा नहीं है, ये सीक्रेट बहुत मिलता है, इसको बच्चों में बहुत क्वेश्चन बता देते हैं। कौन सा नहीं है, इजीली दिख रहा है कि गणित को उच्चतर से अच्छे की तैयारी कराना है, ऐसा कोई गणित का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत आएगा, इस बार देख लेना, आपके क्वेश्चन आएगा ही। 11 लगाओ। किस पर केंद्रित करता है, तो हमने कहा था शामिल गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थी को
सक्रिय भागीदारी, ये अपना बात की उसे जोड़ देना है, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देख रहे होंगे वो गलत भी है। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा, ये प्रश्न कैसा है, तो आपको पता है कि भैया कैसा ऑप्शन हो जाएगा, गुणनफल वाला, क्योंकि इससे बहुत आंसर है हमारे पास। 6 इंटू 4 भी 6 जो 24 भी होता है, 8 इंटू 3 भी 24 होता है, 12 इंटू 2 भी 24 होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन होंगे इसके आंसर। तो इसका आंसर भी खुला अंक वाला क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात पर ध्यान रखना चाहिए, तेरे का आंसर लगाओ। तो अभी हमने बात देखा था उस पेडोलॉजी में भी लिखा हुआ था, छात्रों में आत्मविश्वास का भावना विकसित करना है, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड है, मैं आपसे बात में बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना ही है मैथ्स की पेडोलॉजी। आप इतना पढ़ लो, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, सिर्फ यही पेडोलॉजी है, और इतने 35 क्वेश्चन बना दो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जल्दी से नोट कर लो। तो छात्रों के आत्मविश्वास का विकास की भावना, कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय की रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो आप सबको पता है, ये तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी है, आपको पता होना चाहिए इनकी प्रैक्टिस। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्लियर मतलब कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट है वो आप ध्यान ज़्यादा देना। डेली लाइफ से जोड़ना है, तो पहली क्या होती है, डेली लाइफ से भी जुड़ी होती है, इसके पीछे ये तर्क है ठीक होने का। 15 क्वेश्चन लगाओ, गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थियों को संबंध जागरूक करने के लिए प्रभाव उपाय है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टी। एज इट इज लिखते चलो, जल्दी करते चलो। एक मिनट टाइम दीजिए, कितनी रहो गई कौन सा क्वेश्चन हो गया, 15 16 है ये। यदि पूर्णांक भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चार आधारों संख्या संबंध करते हैं समर्थ में है, तो वह, इसका ऑप्शन ये है, जल्दी से लगाओ। 16 आंसर, तो संक्रियात्मक अवस्था हो, इसको एज इट इज लिख लो, ये क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी याद कर लो क्वेश्चन। 17 राष्ट्रपति चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो से केंद्र होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या है, कक्षा कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ना चाहिए, दैनिक जिंदगी से जुड़ाएगा वही दैनिक जिंदगी से जोड़ देना, वही सही आंसर है, ठीक है। तो आप एज इट इज 35 क्वेश्चंस को याद कर लो, पूरा पेडोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ हो जाएगा आपका। यदि एक शिक्षार्थी को संख्यात्मक और परिकलन में समस्या हो रही है, तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है 18 क्वेश्चन। तो जब हम क्या होता है संख्या और उसको कैलकुलेशन मैथ करने में कोई दिक्कत होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है। संख्याओं में जब भी इस टाइप का कोई भी डिसीज होती है ना किसी बच्चे में, तो उसका आंसर क्या होता है, उसका डिस्कैलकुलिया आंसर होता है, डिस्कैलकुलिया गणित क्षमता। संख्याओं में होगा तो जैसी बात है, मैथ में होगा तो डिस्कैलकुलिया ही होगा वो, क्लियर है ना बात, ठीक है। 19 क्वेश्चन को देखो, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो दशमलव के दो स्थान तक है वो क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यह अधिगम का उद्देश्य करता है। तो सीधी सी बात है भाई,
जब वो डेसिमल्स की बात कर रहा है तो क्या होगा, वो सुव्यवस्थित बिहेवियर की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोग एज इट इज इन क्वेश्चंस को देख लो, सुव्यवस्थित है, लिख लो इन क्वेश्चंस को, याद कर लो, पॉज करके रख सकते हो। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, तो क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ती हैं, तो जैसी बात है, अगर पहेलियां पूछ रही जा रही है प्राथमिक स्तर पर, तो समस्याओं सुलझाने के कौशलों को करने में करती है। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, आपके सॉल्यूशन विकसित होते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके मेथड्स जनरेट होते हैं पहेलियों को करने से। नेक्स्ट 21 गणितीय संरचना का उल्लेख करता है। गणित विचारों, तो गणित संचरण उल्लेख क्या करता है, जल्दी से बताओ। ऐसी मतलब संगठन यानी कम्युनिकेशन, तो गणित विचारों को समर्पित और संगठित करने की क्षमता, क्या है ये संचरण का उल्लेख। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, सबसे निम्नलिखित में कौन सी है। सप्तम्बरम को मूर्त रूप में और अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की दोनों थिंकिंग बढ़ सके, मूर्त भी और अमूर्त थिंकिंग भी उसकी डेवलप हो सके। जल्दी से नोट कर लो। 23 क्वेश्चन देखो, अंकगणित की चार मूलभूत संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो चार मूलभूत कौन कौन सी है, जैसे पता है आपको, पता है चार मूलभूत, योग, व्याकरण, गुणक और भाग। ठीक है, यही है योग, व्याकरण, गुणक और भाग। 24 क्वेश्चन देख लो। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी बात है, संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए स्थानीय मान। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीजों को दशमलव संख्या को जब बता पाएंगे जब उसका स्थानीय मान हो, कि 1 10 100 है ना, तो वो उधर 1 10 100 1 10 100 चलता है, 1 10 100 चलता है, उधर 1 10 100 चलता है, तो दशमलव कर लिए उसकी संख्या का ये मान पता होना चाहिए स्थानीय मान। कथन 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 1/1000 100 से बड़ा है, लेकिन से कौन सी संख्या निकल, तो अगेन संख्या चार्ट अगर आपके पास है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल ब्लॉक, पेंटागन, एबाकस, स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ये सब का आपको यूज होता है संख्या चार्ट में, पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो जल्दी से। 1026 जियोबोर्ड किसके शिक्षण में एक प्रभावी संसाधन है, तो जियोबोर्ड ज्योमेट्री कला करते हैं वो बताता है, अभी आप वो में पढ़ा है, ज्योमेट्री याद करते होंगे और उनकी विशेषताओं को बताता है। 27 देखो, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संकीर्ण चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी को सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यह तथा इंगित करता है कि यह बच्चे को निम्नलिखित में से किस पहचान में समस्या हो सकती है। तो दृश्य जैसी बात है, जब वो देखी हुई वस्तु में चिन्ह अंतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, दृश्य प्रतिबिंब में उसको समस्या है। भाषा में हो नहीं सकती, सरल समझने में हो नहीं सकती। 28 देखो, प्राथमिक स्तर पर टेलीग्राम बिंदु के खेल गति को विद्यार्थी का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, तो आप ये आपने पढ़ के आए टेलीग्राम, योग्यता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, सीख लो आप लोग। 29 देखो, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर डिस्कशन की पाठ चर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती है, तो मेल नहीं खाएगी यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण को विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये इसका आंसर हो जाएगा 29 का भी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक पढ़ लेते हैं लीजिए, एंड में बताया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर डिस्कशन की पाठ बोर्ड के साथ मेल नहीं खाता, तो ये हो गया बी हो गया इसका आंसर। 30 क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, तो मुख्य शिक्षा ध्येय क्या है, बच्चों की गणित प्रतिभा को विकास करना। ठीक है, 30 का बी हो जाएगा।
एक शिक्षक का कक्षा 5 को संजय के से एक आकृति के परिमाप पर पूछती है, वह संजय से उसके हल अपने शब्दों में बताने की भी कहती है। संजय समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। ये संजय का निर्णय विशेषण प्रदर्शित करता है। जल्दी से लगाओ इसका आंसर। इसका ऑप्शन लिखा देता हूँ, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, क्योंकि जब वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे कंफ्यूजन से पता है, तो जैसे होता है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। ठीक है, मैथ तो सही उसकी उच्च लेवल की है, लेकिन व्याख्या भाषा में प्रवीणता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। आभाषा गणित की एक अच्छी अध्यापक बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या हो, तो गणित विषय, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञान है। ठीक, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सेट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन भी जल्दी से नोट कर लेना और आंसर लगाओ जल्दी से। कक्षा में गणित मनोरंजन की क्रियाकलाप का चुनौतीपूर्ण ज्योमेट्री पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानीय विशेषज्ञान की गुणवत्ता के संबंध में सहायक है। ठीक है, इसका सही नोट कर लो जल्दी से। हेडिंग को करो। राष्ट्रीय 2005 के अनुसार विज्ञान में संपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है इसका? संख्यात्मक कौशल का विकास, संकीर्ण उद्देश्य। ठीक है, 35 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसको आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, सबको कमेंट बॉक्स में देना। तो ये पेडागोजी के बारे में कंप्लीट नोट्स थे। आप एक एक पॉइंट को लिख लेना, एक एक पॉइंट को बार बार पढ़ो। एक एक पॉइंट को बार बार पढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आप इसके क्वेश्चन जो हमने 35 क्वेश्चन किए ना, इसको क्वेश्चन को आप एनालाइज कर लेना। प्रीवियस के क्वेश्चन लगाओगे तो मैक्सिमम सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके हो ही रहेंगे। उसके बाद जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको आप अपनी नोटबुक में इसी के नीचे लिख लेना। इससे बाहर अभी पेपर 1 पेपर 2 में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वेन हिले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रकृति में तार्किक मैथ्स की प्रकृति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में, तो आपको तार्किक के बारे में पता होना चाहिए। एनसीएफ 2005 पता ही होना चाहिए। ये टूल्स जितने भी हैं, गिनतारा, एबेकस, है ना, आपने 10 ग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। क्वेश्चन भी देख लिए होंगे आपने, तो ये सारी चीज़ें आनी ही आनी है। ये टोटल हो गया, ब्रीफ हो गया पूरा। अब आपको इसके कीवर्ड्स पढ़ लेना है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसने क्या कहा है, स्टेटमेंट भी रखा है। आपको मैथ्स में 15 में से 15 आ जाएंगे। जिन लोगों की मैथ्स कोर मैथ वीक है, सॉल्व करने वाली वीक है या स्लो है, तो वो यहाँ पे एक्सपर्टीज कर लें। इस वीडियो को अच्छे से देख लें, नोट डाउन कर लें एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी का पॉइंट। उससे आपका सारा का सारा पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज मैथ्स पैथोलॉजी। अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड हम जल्दी हम यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस वाला एक प्ले लिस्ट बनाने वाले हैं। वहाँ से आप अपने मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड देन वी विल गो फर्दर, जिसके बारे में आपको चाहिए हो हम एक्सपर्टीज लाएंगे एंड आपको सारी सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड डू वर्क हार्ड as much as you can, not as much as you can, as much as you do, right? So this is all about. Thank you, and subscribe this channel and tell us in comment box on which topic or on which subject or on which exam you want videos, and we definitely provide the best videos on that topic. Thank you so much. Subscribe this channel please.